₹99,680 हो जाएगा। ये आपके अनअकैडमी का चार्जेज़ है। चलो, अब हम लोग आते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग के द्वारा पढ़ा गया था मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बाद अगर देखा जाए, यानी कि अब हम लोग को यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोग का टॉपिक यहाँ पर शुरुआत होता है मौर्योत्तर काल से। तो यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक है, वह कौन-सा है? मौर्योत्तर काल। यानी कि मौर्यों की जब समाप्ति हो गया, तो मौर्यों की समाप्ति हो जाने के बाद जिस सबसे प्रथम बार जिस वंश की स्थापना होती है, वह वंश कौन-सा है? शुंग वंश है। कौन-सा है? शुंग वंश है। चूँकि जो शुंग वंश था, वह एक प्रकार से किस प्रकार से था? तो ब्राह्मण वंश था। कौन-सा वंश था? ब्राह्मण वंश था। सर बताएँ ना मुझे? 30 और 31 ये दोनों क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अंकित आईएएस जी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िएगा और जितने भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग वहाँ पे जुड़ोगे ना टेलीग्राम पर, तो मेरे क्लास का ऑल नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो मेरे पास जितना भी टाइम मिलता है, मैं उस टाइम पे अच्छा इसको पिन नहीं किया जा सकता? कोई बात नहीं। ठीक है? पीपीटी नहीं है, पीपीटी से नहीं पढ़ाऊँगा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा, बस थोड़ा-सा ये समझाने के लिए है यहाँ पर। तो देखिए हुआ क्या? सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि जो शुंग वंश है, इस शुंग वंश की प्राप्ति यानी कि इसके बारे में हमें जानकारी के स्रोत कौन-कौन सा है? ठीक है? इसके बारे में कि शुंग वंश के द्वारा थी मौर्योत्तर काल में सबसे प्रथम बार मौर्यों के राज्य की समाप्ति हो जाने के बाद सबसे प्रथम बार जिस वंश की स्थापना होती है, वह शुंग वंश था। इसके बारे में हमें जानकारी का स्रोत 2 तरीके से होता है। एक तो साहित्यिक स्रोत है और दूसरा कौन-सा है? पुरातात्विक स्रोत है। 2 प्रकार के जो स्रोत हैं, उन्हीं दोनों प्रकार के स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होता है। अब जैसे देखिए, एक पुराण है और पुराण में कौन-सा? खासकर वायु पुराण और मत्स्य पुराण। इन दोनों पुराणों से देखा जाए, तो हमें यह पता लगता है कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग था। ये हमें दोनों नोट्स करना है, ये भी करना है आप लोग को, ठीक है? ये भी साथ में आप लोग को नोट्स बनाते हुए चलना है और दूसरा ये कि मैं नोट कराऊँगा भी आप लोगों को, तो उसको भी लेके क्योंकि देखिए है क्या, हम लोग भी मजबूर हैं, हम टीचर्स जो हैं वो मजबूर हैं, ठीक है? और वो बच्चे खासकर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे इसलिए करते हैं, अभी जो आप देखिएगा नया बच्चा कोई यहाँ पे आएगा और नया बच्चा आने के बाद यह बातें बोलेगा कि सर आईएएस की तैयारी करने के लिए कौन-कौन सी किताबें होगी, वो बता दीजिए। ठीक है? तो वो क्या करेगा? किताबें को पूछेगा। आप यूट्यूब पर एक बार सर्च करके देख लेना, वहाँ पर वैसे-वैसे भी टीचर किताबें बता दी हैं, जो कभी आईएएस की तैयारी तक नहीं की है ना, वो टीचर्स भी जो होते हैं आईएएस की किताबों को बता दिए हैं। आप इस बात को सोचो कि जो टीचर कभी लाइफ में आईएएस की तैयारी नहीं किया है और वो टीचर आईएएस की किताबों को बता रहा है और मेरी भी क्लास को देखेंगे, मैंने भी बताया, वो उस लिस्ट को भी देखेंगे, दूसरे को भी देखेंगे, तीसरे को भी देखेंगे वो बच्चे और यही देखने में क्या होता है, उनका टाइम लॉस हो जाता है। किताबों का एक लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन निकलता नहीं है। दूसरा बच्चों का एक और फोकस होता है। बच्चों का फोकस क्या होता है? सर कैसे हम आईएएस की तैयारी करें? इसकी रणनीति पर एक वीडियो बना दीजिए। बच्चे बार-बार ये चीज़ का कमेंट करते हैं और यूट्यूब पर देखिए ऐसा हाँ, ऐसे बहुत सारी वीडियो है जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है? तो उस वो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसकी व्यूज़ बढ़ती है। सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं और इसलिए टीचर्स बनाते भी हैं। तो अब बेनिफिट क्या होता है उसका कि मैं जो होता है रणनीति वाला वीडियो वीडियो बनाया, मेरी वीडियो देख लेंगे। दूसरे जो होते हैं यूट्यूब पर वीडियो बना उसका भी देख लेंगे। कोई ऐसे बनाएगा कि इस बार 100% मेरी रणनीति से आप करें आईएएस पास, उसको भी देख लेंगे। ठीक है? रणनीति का सही तरीका, उसको भी देखेंगे। पता चलेगा कि रणनीति तो बहुत अच्छा बना लिए, लेकिन वो पढ़े नहीं और उसके कारण उनका सिलेक्शन क्या हो गया? रुक गया। तो भाई जिस वीडियो को आप लोग ज़्यादा देख रहे हो, जो कोई काम लायक नहीं है, तो इसलिए टीचर वो बना रहा है। जब आप लोग पीपीटी से पढ़ने की आदत ज़्यादा डाल लिए हो, जब यही आप देखते हो तो ज़्यादा बच्चे इस पे आते हैं, तो टीचर तो पढ़ाएगा। हर एक सब्जेक्ट पढ़ा देगा पीपीटी से। वो अपना रियलिटी नहीं बताएगा कि हम कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ के पास किए थे। क्योंकि वो कभी पास ही नहीं किया है, पीपीटी है उसमें पूरा बना-बना कर सही तरीके से पढ़ने का परंपरा शुरू कर दोगे, उस समय सभी टीचर अपनी रणनीति को चेंज करके पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो गलतियाँ कहीं न कहीं बच्चों में है, जिसके कारण टीचर उस तरीके का पढ़ाता है। मैं यहीं पर थोड़ा-सा मैं पीपीटी लगाया हूँ, आगे कोई पीपीटी नहीं है, देख लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, हमें ये जानना है 2 मिनट का क्लास है। हाँ जी, मैं लिखवा दूँगा। यहाँ पर शुंग वंश, तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे, इसके बारे में हमें जानकारी का स्रोत एक तो साहित्यिक स्रोतों से पता लगता है और दूसरा जो स्रोत है, वह कौन-सा है? पुरातात्विक स्रोत है। इन दोनों स्रोतों के द्वारा हमें पता लगता है। अगर हम लोग साहित्यिक स्रोतों पर नज़र डालते हैं, तो साहित्यिक स्रोतों में पाते हैं कि जो पुराण है और पुराण में भी 2 एक तो वायु पुराण और दूसरा कौन-सा? मत्स्य पुराण। इन दोनों पुराणों में यह चर्चा चला इस बात का है कि शुंग वंश का जो संस्थापक है, वह शुंग वंश के संस्थापक कौन से हैं? पुष्यमित्र शुंग हैं। दूसरी पॉइंट हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना किसने किया था? वाणभट्ट ने किया था। किसने किया था? वाणभट्ट ने किया था। ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। हर्षचरित्र और हर्षचरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वाणभट्ट के द्वारा किया गया था और हर्षचरित्र में इस बात का चर्चा मिलता है कि जो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ, तो बृहद्रथ की हत्या करके बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग गद्दी को हासिल किए थे। यह हर्षचरित्र में भी हमें क्या है? पता लगता है। ठीक है ना? महाभाष्य, महाभाष्य किसका लिखा हुआ है? पतंजलि का, जो कि सबसे प्रथम योग गुरु हैं। ये पुष्यमित्र शुंग के कौन से थे? पुरोहित थे। देखिए यहीं से 1-2 पॉइंट्स आप लोग के माइंड पर आ जाएगा कि हाँ, ये लिखना है साथ में, ये लिखना है आप लोगों को। तो इसके कौन थे? यह पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के और इन्होंने भी भारत में यवनों के आक्रमण की चर्चा की है और पुष्यमित्र सिंह के बारे में बताए हैं, इन्होंने मौर्य साम्राज्य से गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है? गार्गी संहिता है, इसमें भी यवनों के आक्रमण के बारे में चर्चा मिलता है कि जब मौर्य साम्राज्य की समाप्ति होती है, तो मौर्य साम्राज्य की समाप्ति होने पर यानी कि कमजोर उत्तराधिकारियों के आने के कारण यवनों ने क्या किया था? भारत पर अटैक किया था। और यहाँ पर मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास की कौन सी है? एक नाटक है, इसमें भी शुंग काल के राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान पता चलता है। और एक है दिव्या अवगान, इसमें यह पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 जो स्तूप थे, जो कि आर्ट एंड कल्चर की क्लास में मैंने आप लोगों को बताऊँगा भी। हाँ, तो 84,000 जो स्तूप थे, उन सभी जो है 84,000 स्तूपों को इसने क्या किया था? नष्ट किया था। ये बात अलग है कि आगे चलकर कुछ स्तूपों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। दूसरा स्रोत हमें यहाँ कौन-सा प्राप्त होता है? पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति होती है। पुरातात्विक स्रोतों में देखा जाए एक कौन-सा है? अयोध्या अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख है और अयोध्या अभिलेख का निर्माण किसने किया था? धनदेव ने किया था। किसने करवाया था? धनदेव ने करवाया था, जो कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी होता है।
और यही अयोध्या अभिलेख में चर्चा मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञ यज्ञ कराया था। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी किससे प्राप्त हो रहा है? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हो रहा है और इस अयोध्या अभिलेख को बनवाने वाला कौन-सा है? धर्मकेतु है। दूसरा यहाँ पर एक है बेशन नगर का अभिलेख और भरौत का लेख। इसके द्वारा भी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमें जानकारी मिलता है। चलिए, तो ये तो हो गया हमें शुंग वंश के बारे में। अब आप लोग को यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानना है और अब आप लोग साथ में इसका नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि अब मैं यहाँ से लिखवा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। दोनों साथ में चलेगा। ठीक है? चलो। अगर मैं आप लोग को बताऊँ पुष्यमित्र शुंग के बारे में, उससे पहले मैं ये बताऊँ कि ये जो शुंग वंश था ना, शुंग वंश या मौर्य वंश की जब समाप्ति होती है, यानी कि जब मौर्य राज्यों के, अब आप लोग साथ में लिखिएगा, मौर्य राज्यों के जो भी उत्तराधिकारी राज्य थे, हाँ जी, ये पूरी तरीके से प्री से रिलेटेड है ये क्लास। हाँ, जो इसके उत्तराधिकारी राज्य थे, ठीक है? इसके उत्तराधिकारी राज्य थे, तो उत्तराधिकारी राज्यों में 2 प्रकार के राज्य हमें दिखाई देते हैं, 2 प्रकार के राज्य हमें मिलते हैं। एक तो वैसे राज्य हैं जो देशी राज्य हैं। कौन से हैं? देशी राज्य हैं। मतलब देशी राज्य में जिसका निर्माण भारतीय शासकों के द्वारा किया गया था या भारत में, हाँ, या हेलो जी माइक ऑन, ठीक है ना? भारतीय शासकों के द्वारा किया गया था। जैसे एग्जांपल में अगर आपके सामने पूछा जाए एग्जांपल में, तो एग्जांपल वह कौन-सा है? शुंग वंश है। कौन-सा है? शुंग वंश है। तो 2 प्रकार के यहाँ पर राज्य मिलते हैं, 2 प्रकार के राज्य मिलते हैं और दोनों राज्य कौन-कौन सा है? एक तो देशी राज्य का है और जो एंशिएंट की आपकी 34 क्लास हुई है वो, ये उसी के आगे का है ना? अच्छा 34 हो गया था क्या? ये उसी का आगे का पार्ट है, ठीक है? और दूसरा जो राज्य मिलते हैं, वह कौन-सा है आपका? तो विदेशी उत्तराधिकारी हैं। कौन से हैं? तो विदेशी उत्तराधिकारी हैं, ठीक है? जैसे यवन हो गया, इन सबों का भारत में क्या हुआ था? अटैक हुआ था, तो उनके बारे में। चलिए, हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं शुंग वंश के बारे में और एक-एक पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा और साथ में नोट्स करते हुए चलिएगा। देखिए, हुआ क्या था? यह जो बृहद्रथ आप लोग को हाँ, जो बृहद्रथ हैं, बृहद्रथ, ये मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक थे, ठीक है ना? मौर्य वंश के क्या थे? सबसे अंतिम शासक होते हैं और इनका सेनापति था, यानी कि बृहद्रथ के जो सेनापति थे, वह सेनापति कौन से थे? यही पुष्यमित्र शुंग। आप सभी देख रहे हैं ना, पहले के लोगों का, ऐसे भी आप महाराणा महाराणा प्रताप का तलवार को उठाकर एक बार देखिएगा, कभी भी म्यूज़ियम में जाने का मौका मिला तो, आपसे उठेगा नहीं। इतना वो मतलब भारी तलवार है। और दूसरी बात, एक हाथ में लेकर उसको चलाना, कहा जाता है कि अगर वो शत्रु के सर पे तलवार को मारते थे ना, तो सर के साथ घोड़े को काट देते थे। इतना बलशाली। तो इनका क्या है? सेनापति हैं, जिनका नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग। इनका सेनापति का नाम है और सेनापति का क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग नाम है। अब देखिए इसी बीच में क्या हुआ कि यवनों का अटैक होता है और चूंकि हम लोगों ने यह पढ़ा हुआ है कि जो अशोक है, हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जो अशोक है, अशोक की तो पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है? तो अशोक के बारे में तो कोई डाउट्स ही नहीं होगा। तो अशोक ने अपने मतलब कि राजगद्दी पर बैठने के 8वें साल जो था कलिंग पर अटैक किया और कलिंग पर अटैक करने के बाद इसका मन जो है युद्ध भूमि से क्या हो गया? खत्म हो गया और इसी बीच में एक व्यक्ति आते हैं जो बौद्ध धर्म से होते हैं, जिनका नाम क्या है? उक्तगुप्त है। क्या नाम है? उक्तगुप्त। और इन्होंने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म में शिक्षा दे दिया और यहीं से अशोक जो है, या चक्रवर्ती अशोक यहाँ से क्या कर लिए? अपने आप को पूरी तरीके से धम्म यानी कि अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। अब आप सोचिए कि अगर कोई बाप अहिंसा के मार्ग पर चला है, तो अपने बेटे को भी तो अहिंसा का रास्ता ही दिखाएगा। और यही रीज़न रहा कि अशोक के बाद जितने भी राजा हुए, तो चूँकि अशोक ने उस समय चक्रवर्ती सम्राट बन चुका था, मैक्सिमम यानी कि अपने क्षेत्र का विस्तार कर चुका था और उस समय अशोक अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बाद ये आपको अहिंसा के रास्ते पर चला था। लेकिन अब यही जैसे-जैसे कालक्रम बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे अब जो विदेशी राज वाले हैं, वह अब मौर्य साम्राज्य को कमजोर होने की दृष्टि से देखने लगते हैं। क्यों? युद्ध भूमि से इनका हमेशा के लिए जो दिलचस्पी है, जो अभिरुचि है, वह खत्म हो चुका था। सेम यही चीज़ कौन-सा था? बृहद्रथ के साथ था। बृहद्रथ के साथ था और इसी समय अगर देखा जाए, तो इसी समय यहाँ पर यानी कि जो विदेशी हैं, जो यवन है, वह यहाँ पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। तो पुष्यमित्र शुंग बार-बार बृहद्रथ को ये चीज़ बताता था कि युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करो। लेकिन चूँकि बृहद्रथ युद्ध के बारे में सोचते ही नहीं थे, तो लास्ट में अंतिम समय में क्या करना पड़ा? बृहद्रथ को इन्होंने इसने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक है? बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब कैसा भी राजा है, लेकिन उसके सपोर्टर तो होंगे ना और यही रीज़न है कि जब राजगद्दी पर बैठा पुष्यमित्र शुंग, तो अब इसके जो भी समर्थक हैं, बृहद्रथ के जो भी समर्थक हैं, वो तो इसका विरोध करेंगे ना और चूँकि बृहद्रथ था कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो अगर इसका यह लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं ना ये लोग, ठीक है? बृहद्रथ का विरोध कर रहे हैं, तो यही रीज़न हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर लिया? अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया। यानी कि इसके द्वारा पहले जो राजधानी था, वो कहाँ पर था? पाटलिपुत्र था। पहले राजधानी कहाँ पर था? पाटलिपुत्र था और अब जो है राजधानी यहाँ से यह परिवर्तित करके राजधानी कहाँ पर कर लिया? तो विदिशा में कर लिया। तो इसके द्वारा सबसे प्रथम बार राजधानी परिवर्तन किया जाता है। याद रहेगा ना कि अब राजधानी परिवर्तन करके कहाँ कर लिया गया? विदिशा में कर लिया गया और विदिशा है कहाँ पर? तो एमपी में। कहाँ पर है? तो एमपी में है और इसी विदिशा को एक और नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो बेशनगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो विदिशा में राजधानी किया हुआ था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और इसने एक उपाधि भी धारण किया ताकि जो इसके विरोधी हैं, वह विरोधी प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आए और इसी कारण इसने क्या किया? एक उपाधि भी धारण किया और वो उपाधि कौन-सा था? इसने कौन-सी उपाधि लिया था? तो इसने राजा की उपाधि नहीं लिया, समझिए, क्योंकि ये अपने राजा को मारकर राजगद्दी को हासिल किया था। तो अगर अपने राजा को मारकर राजगद्दी को हासिल किया हुआ है, तो क्या यह राजा की उपाधि अगर ले रहा है, तो विद्रोह तो और बढ़ जाएगा। तो यही रीज़न हुआ कि यह अपनी प्रजा को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया। यह विश्वास क्या मेरा वीडियो दिखाया ना आप सभी बच्चों को, ठीक है? तो ये अपनी राजा को यह विश्वास दिलाने में सफल हो पाया कि अपनी जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हो पाया कि देखो भैया, यवन जो भारत में अटैक कर रहे थे ना, हम उनको हराने के लिए मुझे बृहद्रथ नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे हत्या करना पड़ा। मुझे शासन से, राजगद्दी से कोई मतलब नहीं है और देखो मैं उपाधि ले रहा हूँ और इसके द्वारा जो उपाधि लिया गया, वह उपाधि कौन-सा था? सेनापति। इसने उपाधि लिया, यह बृहद्रथ का सेनापति तो था, लेकिन इसने उपाधि तक लिया, कौन-सा? सेनापति लिया।
ठीक है ना? सेनापति का लिया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है। यहाँ ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया ना? देखो तो कितना अच्छा फॉर्मेट होता है हाथ से लिख कर समझाने का और आप लोग इतने आदी हो गए हो कि अब मैं भी पीपीटी लेके आता हूँ, खासकर जब कभी मैं लेके आता हूँ, तो आप लोग खुद मेरे से नहीं पढ़ते हो कि सर जी हटाओ, एकदम आप लोग विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं। है ना? चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी किससे मिलती है? जो यह हाँ, जो यह पुष्यमित्र शुंग था, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? बताइए, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? अगर हम लोग यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इसके बारे में जो जानकारी है, वह जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, तो वह है अयोध्या अभिलेख से। कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है? तो अयोध्या, जो अयोध्या है, उसके अभिलेख से हमें जो होता है, अभिलेख से हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त हो रहा है। ठीक है? चलिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इसको बनवाया किसने था? अयोध्या अभिलेख को बनवाया किसने था? तो धनदेव। किसने बनाया था? धनदेव। मत्स्य पुराण से बिल्कुल सही आप भी बता रहे हैं। हाँ जी, आपका भी सही है। डेस्टिनी का मिला वहां से इसका भी तो मिला। हाँ जी, हाँ जी। शुंग डेस्टिनी का मिला, वही यही यही तो एक मेन शासक है ना, दूसरा कोई नहीं है इसमें। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसने अश्वमेध यज्ञ को आप लोगों को पता है ना, रामायण आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। तो शायद आप लोगों को पता है कि घोड़े को छोड़ दिया जाता है और जो कोई भी घोड़े को पकड़ेगा, अब उसको युद्ध करने का, यानी कि घोड़े को छोड़ा है और घोड़े को पकड़ने का मतलब यह हुआ कि युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेना। और 2-2 अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब यह हुआ कि उसके पूरे एरिया में इसकी जो होती है चर्चा, या अपने आप को मतलब ये कह सकते हैं ना कि इसकी चलती-चलती थी। ठीक है? पुष्यमित्र शुंग की बहादुरी के किस्से थे, या शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक रहा ये। ठीक है? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। प्रथम जो अश्वमेध यज्ञ कराया ना, या तो अपनी राजगद्दी पर बैठने के साथ ही करवाया कि चलो भैया, जिसको युद्ध करना है वह अब आ जाए आमने-सामने और अब हम लोग युद्ध कर लेते हैं। और जो दूसरा इसके द्वारा कराया गया था, वह कब कराया गया था? अंत में कराया गया था। ठीक है ना? अंत में कराया गया था, यानी कि जब इसकी राजगद्दी खत्म हो गई। हाँ, खुले युद्ध की चुनौती देना, बिल्कुल सही अर्चना। ठीक है? तो एक जो होता है शुरुआत में और दूसरा जो है अपने जीवन के अंतिम समय में इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ जो होता है पता लगा। अब हमें यह क्वेश्चन मिलता है कि यह जो अश्वमेध यज्ञ करवाया हुआ था, इसकी जानकारी हमें किससे पता लगती है? हमें जानकारी जो है किसके द्वारा पता लगता है? तो यह हमें पता लगता है किसके द्वारा? तो यह पता लगता है अष्टाध्यायी से। किसके द्वारा पता लगता है? अष्टाध्यायी से। अब आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अष्टाध्यायी लिखा किसने था? ठीक है ना? यानी कि अष्टाध्यायी के जो लेखक थे, वह लेखक कौन से? वेरी गुड, मधुकर महादेव के दीवाना। तो इसके लेखक कौन से हैं? तो इसके लेखक हैं पाणिनि। इसके लेखक कौन से हैं? पाणिनि हैं। टीकादास का भी आंसर सही आया। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ यह बनता है कि इस पर टीका किसने लिखा? इस पर हम टीका कह दें या हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं महाभाष्य। तो इस पर जो टीका लिखने वाले थे या इस पर जो महाभाष्य लिखे हुए थे, पतंजलि ने। वेरी गुड। अर्चना आपका भी सही है, अंजलि कुमारी आपका भी वेरी गुड, महादेव के दीवाना। तो इस पे जो टीका लिखे हुए थे, वह टीका किसने लिखा हुआ था? तो महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा इस पर क्या किया गया? सबसे प्रथम बार टीका लिखा गया। और चूंकि महर्षि पतंजलि के बारे में भी हम लोग को यहाँ पता है कि यह भारत के नहीं, यह पूरे विश्व के सबसे प्रथम योग्य गुरु हैं। आज भी पतंजलि प्रोडक्ट चल रहा है, यानी कि हमारी संस्कृतियों को एक प्रकार से क्या किया गया? फिर से फेमस किया गया। वो भले बिजनेसमैन हैं, मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे देश हित के लिए काफ़ी अच्छा है और हमें बढ़ावा देना चाहिए। हमारे में पता है, हम इंडियंस में सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे में कमी ये है ना कि दूसरे गाँव का लड़का अगर कोई आईएएस बन जाए ना, तो हमें बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन अगर हमारे गाँव का कोई लड़का या आपके साथ का कोई लड़का या कोई वो थ्री इडियट्स मूवी का है ना, कि तकलीफ तो तब होती है जब अपना दोस्त कोई टॉप कर जाए, तो सबसे ज़्यादा जो होता है दिल में चोट लगता है ना? ये बात बिल्कुल सही है और यही रीज़न है कि अपने देश का अगर कोई व्यक्ति विश्व फेमस हो रहा हो, तो हम कैसे उसको नीचे ला दें, इसके बारे में सोचते हैं। तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जो अगर आपके साथ का है, आगे बढ़ने वाला है, तो उसको बढ़ाने पे आप लोग फोकस करना, ठीक है? चलिए, ये लाइन, ये पॉइंट समझ में आ गया? हम लोग किसके बारे में समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पुष्यमित्र शुंग के बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। ये जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, एकदम विशालकाय, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। हाँ, अभी सर्वे में पढ़ा, पता चला है कि उसकी पतंजलि में चाइनीज़ शुगर सीरम होता था बस। नहीं, 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 नहीं टिया जी। देखिए, अगर अगर कोई ऐसी चीज़ है, नाम हमारे देश का है, लेकिन हमारे देश में अभी सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें विकसित नहीं हो पाया है। जो सीरम की बातें हो रही है, ये चाइना ही विकसित कर पाया है। तो दवा के लिए वहीं से आयात करना पड़ता है, चाहे जितनी भी मेडिसिन क्यों ना हो। अभी हम लोग जो टीका भी बनाए हुए हैं, ठीक है? इसमें भी आपको चाइनीज़ का ही हेल्प लेना पड़ता है। आप उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, चलिए दूसरा पॉइंट अगर हम लोग यह देखते हैं कि यह क्या थे? हिंदू, ठीक है ना? हिंदू धर्म का इनके द्वारा क्या किया गया? पुनः उद्धार किया गया। मतलब जो बौद्ध धर्म एक प्रकार से पूरा फैल चुका था, उसपे पूरा खाक करने का काम किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग किए और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और कल के क्लास में ही मेरे द्वारा बताया गया है स्तूप क्या होता है। तो 84,000 स्तूपों को इनका नष्ट कर दिया, लेकिन अंतिम समय तक आते-आते इनको भी रियलाइज़ हो गया कि कोई भी धर्म हो, उसपे इतना ज़्यादा कूड़ा-खात नहीं करना चाहिए और यही रीज़न है, इनके द्वारा कहा जाता है कि 2 स्तूप बनवाए भी गए। ठीक है? 2 स्तूप इन्होंने बनाए। जिसमें से एक आपको नाम आता है, देखो सांची का जो स्तूप है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन समझना, मैं बता भी रहा हूँ कि एक तो है आपको सांची का स्तूप, लेकिन सांची का जो स्तूप था, यह स्तूप अशोक के द्वारा बनवा दिया गया था। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन इस सांची के स्तूप को चारों तरफ से लकड़ियों से घिरवाना, वेदिका उसमें लगवाना और उसका संरक्षण जी किसने कर दिया? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। और दूसरा एक स्तूप है जो इन्होंने बनवाया था और वह कौन-सा है? भरौत स्तूप है। कौन-सा है? भरौत स्तूप है। तो ये 2 प्रकार के स्तूपों को भी इन्होंने क्या किया था? बनवाया था। 84,000 अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों को नष्ट किया और 2 स्तूपों को इनके द्वारा क्या किया गया? बनवाया गया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हल्का-सा, क्योंकि रात की क्लास में तो हम लोग को देखना ही है भरौत स्तूप के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कौन-सा? भरौत स्तूप। अगर हम लोग भरौत स्तूप के बारे में देखें, तो ये है कहाँ पर? स्थान बताइए तो, जल्दी से आप लोग कमेंट करके स्थान इसका बताइए, ये स्थान कहाँ पर है? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भरौत स्तूप की खोज किसने किया था? एमपी में, वेरी गुड। ये है कहाँ पर? तो सतना।
जो कि अब केवल ईंटें बची हुई है इसकी, लेकिन ये है कहाँ पर? तो सतना में है और सतना के एमपी में है। और इसको बनाया किसने था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाया गया था। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इसकी खोज सबसे प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो खोज किया गया था, वह किया गया था अलेक्जेंडर। किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी क्या किया गया था? खोज किया गया था। और यह खोज कब हुआ था? यह किए थे 1873 में। कब किए थे? 1873 में। बाकी इसको एक ग्राफ को और इसके बारे में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर की क्लास में करेंगे। यहाँ पर जितना जरूरत है हम लोग उतना ही इसको लेंगे। ठीक है? दूसरा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे किसके बारे में? सांची का स्तूप। कौन-सा है? तो सांची स्तूप। अगर हम लोग सांची स्तूप को देखें, तो आप लोग जल्दी से इसका भी बताइए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? वेरी गुड, एमपी में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? कहाँ पर ये? एमपी के रायसेन जिले में। कहाँ पर? हम भूल जाते हैं। अच्छा, सब मिक्स मैच हो जाता है। आप अपना नोट्स रखे रहो। देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, अपने नोट्स को रखे रखो और उसको बार-बार देखते रहो। दूसरी बात क्या है कि जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर ले रहे हो, जितना जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है ना, उसको आप उँगलियों पे रखो कि मैंने मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया, मौर्य साम्राज्य की जानकारी किससे, मौर्य अशोक के बारे में, और जितना आप अपनी कॉपी में लिखे हो ना, उसको एक बार देख कर, ये रीति मैंने खुद अपने पे लागू किया है। और जब मैं अपने आप पे लागू किया हूं, तो मैं खुद देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट रहा जो, अगर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं और हिस्ट्री, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो मुझे जब टीचर पढ़ाते थे, तो मुझे भी समझ में नहीं आता। और सिलेबस बहुत ब्रॉड है आईएएस का। तो मैं करता क्या हूं, अभी भी क्या करता हूं कि मुझे जब जैसे ये पढ़ाना है, सोमवंश पढ़ाना है, तो पढ़ाने से पहले मैं 10 मिनट अपनी आंखों को बंद करता हूं, सोमवंश ये आपको पुष्यमित्र सोम हुआ, इसकी जानकारी ऐसे। जब मैं आंखें बंद करता हूं, तो मेरा जो नोट्स है ना, उसका हर एक पेज सामने आता है, आंखों के सामने आता है। और ऐसा इसलिए आता है क्योंकि मैं भीषण बार अपने नोट्स को पलट-पलट के जो होता है पढ़ा हूं। और वो आज भी मेरा नोट्स पेज फटा हुआ है तो टेप मार दिया हूं, लेकिन वही नोट्स मैं अपना रखा हूं। और यही रीजन है कि मुझे वो पेज का जो होता है पॉइंट सामने आने लगता है। आप भी जिस नोट्स को 2 बार 3 बार पढ़ चुके हो और जब याद करते हो तो आपको पता है कि कहां पर किस तरीके से आप लिखे हो, ये जरूर पता लग जाता है। तो वैसे आप लोग करो, 100% याद रहेगा सारी चीजें। हाँ, दूसरा क्या है कि जो ये सांची का स्तूप है ना, ये सांची का स्तूप 3 पार्ट में हमें मिलता है, प्राप्त होता है। सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि सबसे पहला वाला जो इसका भाग है, यह सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग है और 2 इसमें जो है छोटे-छोटे स्तूपों की प्राप्ति हो रही है। एक पार्ट तो ऐसा है जो बहुत बड़ा है और दूसरे पार्ट को अगर हम लोग देखें इसमें, तो छोटे-छोटे स्तूपों की क्या है, हमें प्राप्ति हो रही है। अब जो इसका सबसे बड़ा वाला पार्ट है, उसको कहा जाता है महास्तूप। क्या बोला जाता है? महास्तूप बोला जाता है। सबसे बड़ा वाला पार्ट को महास्तूप कहा जाता है और यह भगवान बुद्ध के अवशेषों को इसमें रखा गया है। सबसे बड़े वाले भाग को याद रखिएगा। जी हाँ, आप लोग भी दिख जाते हैं जब आंखें बंद करता हूं तो। ठीक है? तो सबसे बड़ा वाला जो भाग है, इसमें भगवान बुद्ध के, ठीक है? भगवान बुद्ध के जितने भी धातु अवशेष है ना, उनको प्रथम वाले में रखा गया है। ठीक है? दूसरा वाला में अगर हम लोग देखें, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या है कि अशोक कालीन, ठीक है? तो जो अशोक है, तो अशोक कालीन धर्म प्रचार के अवशेषों को रखा गया है। और जो तीसरा है, यानी कि इसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, तो महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, 2 प्रमुख शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य होते हैं और इन्हीं दोनों प्रमुख शिष्यों के अवशेषों को रखा गया होता है और वो दोनों के दोनों जो होता है शिष्य कौन से हैं? एक तो है आपके शारिपुत्र, कौन से हैं? शारिपुत्र, और दूसरा है महामोगलायन। कौन से हैं? महामोगलायन। ठीक है? तो इन दोनों के अवशेषों को रखा गया है और ये आपके पेपर में आ चुका है। आपके आर्ट एंड कल्चर में, और आज की क्लास, शाम की क्लास में मुझे यही पॉइंट्स पढ़ाना है, तो वहाँ पे हम लोग और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट था, तो यहाँ तक मेरे द्वारा बताया गया, आई थिंक समझ में आ गया। क्या अब किसी बच्चे के मन में कोई डाउट्स है यहाँ तक? अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। ठीक है? चलो। अगर हम लोग महास्तूप के बारे में देखें ना, एक लाइन सिर्फ आप लोग को यहाँ लिख लेना है साथ में, जो महास्तूप है, जो महास्तूप है, ठीक है? तो इसका निर्माण अगर हम लोग देखते हैं ना, महास्तूप का निर्माण, इसका निर्माण देखते हैं तो मौर्य काल में हुआ था, मौर्य के समय। और किससे हुआ है निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ है ईंटों से। इसका निर्माण ईंटों से हुआ है और चारों ओर इसकी जो, चारों ओर, इसके चारों ओर एक प्रकार से लकड़ी का, यानी कि काठ से वेदिका लगाया गया है। कल की क्लास में मेरे द्वारा समझाया गया था ना वेदिका के बारे में, बताया गया था ना, वेदिका लगाया गया है और यह एक प्रकार से कौन सी वेदिका है? तो यह प्रसार वेदिका है। कौन सी वेदिका है? प्रसार वेदिका है और यह लगाने का काम किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने ये वेदिका को लगवाया था। इसी समय हम लोग यह देखते हैं कि भारत पर यवनों का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? तो भारत पर यवनों का, यवन जो है उनका अटैक होता है, क्योंकि शुरू की कहानी में ही मैंने आप लोगों को समझाया कि देखो यह जो पुष्यमित्र शुंग है, यह पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या क्यों किया था? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? यवनों का अटैक। तो अब इसके समय में यवनों का जो अटैक हो रहा है, उस प्रक्रिया को भी तो हमें समझना होगा ना कि यवन कौन थे? यवन वही है यूनान वाले, यानी कि भारत पर, भारत भारत पर यवनों का आक्रमण। अगर हम देखें, तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि भारत पर यवनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है और बहुत सिंपल फॉर्मेट में पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है और ये जो होता है किसके समय में हुआ था? तो पुष्यमित्र मित्र शुंग के समय में ही हुआ था। के समय में ही क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि जो ये यवन है ना, ये यवन कौन है? ये जो यवन है, ये है कौन? ठीक है? इनका मुख्यतः जो क्षेत्र था ना, अगर हम लोग क्षेत्र पे देखें, इनका जो मुख्य क्षेत्र था वो बैक्ट्रिया का क्षेत्र था। कौन-सा था? बैक्ट्रिया का। इनका जो मुख्य क्षेत्र था, हाँ जी, वही सिकंदर वाला, आपको याद रहेगा? अनिल जी, देखो एक बात जान लो, आज मैं पीपीटी बनाया था आप लोगों के लिए इस तरीके से। तो चलो ये आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। मैं तो सोचता हूँ कि पूरा पीपीटी पे ज़्यादा बच्चे आ जाएँगे, क्योंकि पीपीटी ज़्यादा बच्चे देखते हैं और वो बच्चे देखते हैं जो कभी सिलेक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है? यमन, तो बैक्ट्रिया के थे और बैक्ट्रिया कौन से क्षेत्र का है? तो अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में फैला हुआ जो क्षेत्र था, वह कौन-सा था? बैक्ट्रिया का था।
अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में थे। अब देखिए जो ये यमन है ना, यह 2 प्रकार के वंश था। इस यमन में 2 वंश मुख्यतः थे। एक वंश अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ड्रेमेट्रियस जो होता है वंश था। कौन-सा था? इन लोगों का नाम थोड़ा अजीबो-गरीब रहेगा, लेकिन फिर भी याद हो जाएगा। क्या नाम है इनका? तो ड्रेमेट्रियस, याद रहेगा। एक वंश का नाम कौन-सा है? ड्रेमेट्रियस वंश है। यमन में 2 वंश था, एक ड्रेमेट्रियस वंश था और दूसरा जो वंश था, वह वंश था यूक्रेटाइडस, यूक्रेटाइडस वंश। जो भारत पर ये नाम आप लोगों के द्वारा नहीं सुना गया है ना? ये नाम नहीं सुना गया होगा, अर्थात भारत पे इसने अटैक नहीं किया है। और ये नाम ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा ड्रेमेटियस वंश के बारे में, ठीक है ना? तो यह जो ड्रेमेटियस वंश वाले थे ना, यह मूलतः कहाँ के थे? तो यूनानी थे। मूलतः कहाँ के थे? तो यह थे यूनानी। ये मूलतः यूनानी थे और इन्हीं के द्वारा भारत में अगर देखा जाए तो कौन-सी लिपि का प्रयोग हुआ? तो खरोष्ठी लिपि आया था, इन्हीं के द्वारा। लिपि का क्या हुआ था? प्रचलन हुआ था, खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ था, ठीक है? चलो और इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, तो वो सिक्के मुख्यतः किस पर? तो गंधार कला पर था। गंधार कला के द्वारा। वायरस के जैसे नाम क्यों रखे सर जी? वायरस के जैसा नाम नहीं, ये लोग वायरस थे ही, विदेशी थे ना और अपने क्षेत्र में रह नहीं सकते थे, भारत पे बार-बार अटैक करना। तो ड्रेमेटियस सबसे प्रथम इसके बारे में आप लोग को इतना ज़रूर याद रखना है कि सबसे पहला यमन भारत में जो आक्रमणकारी हुआ या भारत में सबसे प्रथम यमन आक्रमण जो हुआ है, वह किस कौन से वंश से हुआ है? तो ड्रेमेटियस वंश से हुआ है। याद रहेगा पहला पहला यमन आक्रमणकारी, पहला यमन आक्रमणकारी और सबसे प्रथम जो अटैक करने वाला था, उसका नाम क्या था? ड्रेमेटियस प्रथम नाम था। ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा। सबसे प्रथम बार जिसने भारत पर अटैक किया था, उसका नाम क्या था? ड्रेमेट्रियस प्रथम था, ठीक है? ड्रेमेट्रियस प्रथम था। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सर जी अगर इसने भारत पर अटैक किया भी था, तो कब किया था? तो इसने भारत पर अटैक किया था 183 बीसी में। कब किया था? 183 बीसी में किया था और इसने भारत पर कहाँ पर अटैक किया था? तो इसके द्वारा भारत पर अटैक किया गया था पंजाब। कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में भी अगर पूछा जाए कहाँ पर किया गया था, तो पंजाब में शाकल, उस समय शाकल बोला जाता था। अभी इसका नाम क्या है? सियालकोट। अभी इसका क्या नाम है? सियालकोट। तो वही शाकल अर्थात सियालकोट में जो होता है, इसके द्वारा अटैक किया गया था और इसको पूरी तरीके से डेमेट्रियस प्रथम ने जीत लिया और इसको जीतने के बाद इसने यहाँ क्या कर लिया? अपनी राजधानी बनाया। अपनी क्या किया? राजधानी बनाया। समझ में आया इतना? 2 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। यमन 2 वंशों में थे, डेमेट्रियस प्रथम था और यूक्रेटाइटस जो था टाइग्रस था वंश। इसमें से डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर अटैक किया। सबसे प्रथम यमन आक्रमणकारी है। पंजाब के शाकल प्रांत यानी कि सियालकोट को जीता और सियालकोट को जीतने के बाद वहाँ पर अपने क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। ठीक है? अब यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है। यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है कि डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? अब जो मैं ये नाम लिखूँगा ना, ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि जो ये डेमेट्रियस वंश था, वंश का सबसे प्रतापी राजा अलेक्जेंडर नहीं जी, अलेक्जेंडर एक बात कैसे आप बता रहे हो? देखो तो कब की बातें हो रही है 183 बीसी की और अलेक्जेंडर की बातें तो 333 बीसी की है ना। भारत में 326 बीसी में आ गया है और 323 बीसी में मर भी गया है वो और ये बातें 183 का हो रहा है, इसलिए तो अलेक्जेंडर होगा ही नहीं और ये वंश उसके बाद का है। यानी कि सबसे प्रतापी अगर शासक आप लोगों से पूछा जाए और मैं इतना ज़रूर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो 24-25 बच्चे जो लाइव क्लासेस देख रहे हैं, उन सभी बच्चों ने यह नाम ज़रूर सुना होगा। निकोल्स नहीं, निकोलस सेकंड नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना एक और मैं हिंट दे रहा हूँ। सिकंदर से भी सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था डेमेट्रियस वंश का। सिकंदर से भी बहुत ज्यादा प्रतापी राजा और सिकंदर ने जितने प्रांतों को विजिट किया था उससे कहीं ज्यादा उसने विजिट किया, लेकिन लेकिन अंत समय में ना जो होता है भारत में अगर देखा जाए तो मिलिंद पनाहों में उसके नाम का चर्चा की दिया गया है। अब आप लोग बता सकते हो मिलिंद पनाहों में उसके नाम का चर्चा दिया गया है और नागसेन और उसके शासक के बीच में एक गहरी जो होती है वार्तालाप होता है और वार्तालाप होने के बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक, मिलिंद तो भाई भारतीय रहते हैं ना वो। मिलिंद तो भाई किताब का नाम है। हिमांशु मिलिंद किताब, अब सब बच्चे मिलिंद मिलिंद बताना शुरू कर दिए। सोचो एक बार। वेरी गुड अंजलि। अंजलि का आंसर अभी तक जो होता है सही आ गया और यही अभी तक अंजलि के आंसर सही है, बाकी किसी भी बच्चे का नहीं आया हुआ है। क्या नाम है उसका? तो मीनांडर। अब ये नाम आप लोग को याद है क्या? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये नाम नहीं सुना होगा, है ना? हर बच्चे के द्वारा मीनांडर का नाम तो जरूर सुना गया होगा, काफी फेमस रहा है ना। तो यही डेमेट्रियस वंश कहलाता है। डेमेट्रियस वंश कहलाता है ये और सबसे प्रतापी राजा है जो कि सिकंदर से भी ज्यादा राज्यों सिकंदर से भी ज्यादा क्षेत्रों को इसने जो होता है जीता हुआ था। ठीक है? और यह शासनकाल इसका कब से कब तक रहा? तो 165 बीसी से लेकर 145 बीसी तक। हाँ, कोई बात नहीं है। मुझे पता है एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे-ऐसे नाम है क्या, बस मैं तो ये नाम आप लोगों से इसलिए पूछ रहा था ना कि आप सभी बच्चे ये नाम सुने, मीनांडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों ने इसलिए सुना होगा कि जो मिलिंद पनोहो एक किताब है, कौन-सी? तो मिलिंद पनोहो। इसी किताब को एक और नाम से भी पुकारा जाता है और किस किस नाम से भी पुकारा जाता है? मिलिंद भी कहा जाता है। इसी किताब कहा जाता है और इसमें ये कहा गया है कि वाद-विवाद हुआ था दोनों में, ठीक है? वाद-विवाद हुआ था और वाद-विवाद किसके-किसके बीच में हुआ था? तो एक तो है नागसेन नागसेन और दूसरे कौन से हैं? मीनांडर हैं। कोई बात नहीं है। अब आप लोग को याद रहेगा ना, अब कभी आप लोग नहीं भूलोगे। ऐसे थोड़ी आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा हुआ था। ठीक है ना? तो एक कौन से हैं? मीनांडर हैं और मीनांडर नागसेन की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रभावित होने के कारण इन्होंने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। ठीक है? तो बौद्ध धर्म इनके द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया और ये जो मिलिंद पनहो जो किताब है जिसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार से कौन-सा है? तो यह बौद्ध साहित्य है। कौन-सा है? बौद्ध साहित्य। तो उसमें जो होता है इनके बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है? ये बताया जाता है, यहाँ समझना कि जो ये मीनांडर है ना, समझना अब एक और क्वेश्चन आखिर से पूछता हूँ चलिए। कि वो कौन-सी किताब है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है? आप लोगों को मैं बताया हूँ तभी मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन-सी किताब है जिसमें इस बात का चर्चा किया गया है कि भड़ौच कौन-सा? गुजरात। तो गुजरात में मिलिंद जो था मीनांडर के सिक्के बहुत ज़्यादा चलते थे। कौन-सी किताब में बताया गया है?
ठीक है ना? मिले नहीं थे लेखक उसके, लेखक मिले नहीं थे। चल, तो ऐसी कौन-सी किताब है? पंचतंत्र नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है? मैं किताब का नाम जैसे ही लिखूँगा ना, आप सभी बच्चों को पता चल जाएगा, इसलिए किताब का नाम मैं छोड़ दे रहा हूँ। और किताब का नाम छोड़ के मैं लिख रहा हूँ कि उस किताब में क्या, जल्दी आप लोग सोचिए, कि उस किताब में बोला गया है कि जो भ्रौंच है, भ्रौंच कहाँ का? गुजरात का, गुजरात का। तो ये बोला करते थे कि भ्रौंच में मीनांडर के सिक्के खूब चलते थे, खूब चलते थे। है ना? भ्रौंच के बाज़ार में। आप लोगों ने कोई नहीं बताया, ठीक है? और किताब का अब नाम सुनिए। किताब कौन-सा है? पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। मेरे द्वारा बताया गया है कि नहीं बताया गया है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। हाँ, अज्ञात लेखक, वेरी गुड, महादेव के दीवाना, तो एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, और इसके जो लेखक हैं, वह लेखक कौन से हैं? अज्ञात यूनानी हैं। कौन से लेखक हैं? अज्ञात यूनानी हैं, मतलब इनके लेखक के बारे में यही बताया गया है कि अज्ञात है, उनके बारे में पता ही नहीं चल पाया। ये है यहाँ पर पेरिप्लस, ठीक है ना? पेरिप्लस का मतलब क्या होता है? पेरिप्लस का यहाँ मतलब यह होता है, एक प्रकार से मैप चार्ट, आने-जाने के रास्ता का एक प्रकार से मैपिंग। और एरिथियन सी कौन-सा बोला जाता था उस समय? लाल सागर को। एरिथियन सी कौन-सा है? तो लाल सागर का है। तो लाल सागर में ये बोला गया किसी व्यापारी के द्वारा लिखी गई ये किताब होगी, जो कि रास्ता के बारे में सबसे ज़्यादा पता लगता है। हाँ, सर इसमें मुखी के बारे में बहुत ज़िक्र किया गया है। हिमांशु में समझ नहीं पाया? एरिक नीदू के बारे में, यहाँ समझिए आप। समझ में आया ये पेरिप्लस वाला का? अच्छा, बंदरगाहों के बारे में, हाँ जी, बिल्कुल। बंदरगाहों के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया है इस किताब में, जो कि मेरे द्वारा मेंस की क्लास में आप लोगों को शायद बताया गया है। चलो, अब हम लोग यह देखते हैं मीनांडर का। प्रथम बार यह नागसेन के साथ मिले और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मीनांडर का अगर देखा जाए, तो जो ये मीनांडर है ना, इसके द्वारा भारत पर दूसरी बार यवन आक्रमण किया गया था। यही है मीनांडर, ठीक है? तो भारत पर सेकंड बार यवन आक्रमण, यवन आक्रमण। अभी जस्ट मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को बताया गया कि डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा सबसे प्रथम यवन आक्रमण किया गया था। इसी के द्वारा किया गया था ना? ठीक है ना? इसी के द्वारा किया गया था ना, डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा किया गया था। और डेमेट्रियस प्रथम के बाद सेकंड बार जो किया गया, वह कौन-सा है? मीनांडर है। यह भारत पर सेकंड अटैक जो होता है, किया गया था। ठीक है? लेकिन मीनांडर की यहाँ पर क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है ना? ये क्या हो गया? हार गया। और किससे हारा? तो शुंग शासकों से। ठीक है ना? किससे हारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हारा, और शुंग शासकों से, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। आप सोचो, एक एक पॉइंट यहाँ पर सोचो। अभी मेरे द्वारा बताया गया कि डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा है मीनांडर। सबसे प्रतापी जो राजा है, यह सबसे प्रतापी राजा कौन-सा है? मीनांडर है। और यह सिकंदर से भी ज़्यादा क्षेत्रों को जीता हुआ था। सिकंदर से भी बहुत ज़्यादा प्रतापी एक राजा था। और यह भारत पर जब अटैक करता है, इसके द्वारा जब भारत पर अटैक किया जाता है, तो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग इसको क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। तो आप सोचो कि इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। शानिया कौन सा कलर? ये कौन से हैं? पुष्यमित्र शुंग है। समझ में आ गया? अब सेकंड पॉइंट्स कौन से हैं? अब आगे यवन जो है, यह कभी भी अटैक करना छोड़ते नहीं है। ठीक है? हमेशा। तो जब यहाँ पर मीनांडर हार गया, तो इसके बाद इसकी राजगद्दी पर कौन बैठता है? तो एक नाम है जिसका नाम है डेमेट्रियस, क्या नाम है? डेमेट्रियस प्रथम। तो अब राजगद्दी पे कौन बैठता है? डेमेट्रियस प्रथम बैठता है। और अब भारत में अगर देखा जाए, यहाँ पर यानी कि भारत की स्थिति को अगर हम लोग देखते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग है। तो पुष्यमित्र शुंग के पौत्र बैठे होते हैं गद्दी पर। इसकी गद्दी पर कौन बैठा हुआ रहता है? पौत्र गद्दी पर बैठा हुआ रहता है, और वह उसका नाम क्या है? वसुमित्र। क्या नाम है? वसुमित्र। तो इन दोनों में क्या होता है? युद्ध होता है। इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। और इस आक्रमण में देखा जाए, तो डेमेट्रियस फिर से पराजित हो जाता है, और पुष्यमित्र शुंग को देखा जाए, इसके पौत्र को हुँ, बृहद्रथ के समय में हुआ था, तो बृहद्रथ तो युद्ध करना नहीं चाहता था, तो बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध किया और उसमें पराजित किए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आया क्या? ठीक है ना? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ पे किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन? इजी वे में आसानी से आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो, अब हम लोग यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं कि जब यवन बार-बार पराजित होने लगे, यमन बार-बार जब पराजित होने लगे, तो इन्होंने अपने, हाँ, यमन के जो शासक था, जिसका नाम था एंटियालकस, नाम अच्छा-अच्छा है ना? क्या नाम है? एंटियालकस, एंटियालकस। तो जो यमन शासक है एंटियालकस, तो यमन शासक एंटियालकस ने अपने एक दूत को भारत में भेजा। दूत समझते हैं क्या, क्या होते हैं? दूत समझते हैं क्या, क्या होते हैं? दूत का मतलब यह कि जब भारत में आएगा ना, तो भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासन किस प्रकार से चल रहा है, कहाँ तक नाम है, हाँ, समाचार वाला, तो यहाँ से आकर सारा समाचार ले जाकर वहाँ पे सुनाएगा। तो क्या पता कुछ कमजोरी पता लग जाए, या कुछ जो होता है शिक्षा मिल जाए, कुछ ज्ञान पता लग जाए। तो भारत में जो होता है भेजता है, जिसका नाम क्या है? हेलियोडोरस। क्या नाम है? हेलियोडोरस। ये सब नाम याद रखना थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी तो आप लोगों के लिए भी नहीं होगा, आसान उतना है भी नहीं, ठीक है ना? तो हेलियोडोरस जो है ना, ये भारत में आया था। किसके द्वारा भेजा गया था? एंटियालकस के द्वारा भेजा गया था। और शुंग वंश के समय में, वसुमित्र के समय में, यह दूत बन के हेलियोडोरस जो होता है भारत में आया था। यह जब भारत में आता है, तो विदिशा यानी कि जहाँ इसकी राजधानी थी, मैंने बताया ना कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? विदिशा में बनाया था। यानी कि विदिशा यानी कि वेशनगर में बनाया था। वेशनगर के नाम से भी जाना जाता है ना, तो वेशनगर में बनाया था। और वेशनगर में इसके द्वारा एक गरुड़ स्तंभ बनवाया गया। समझिए आप कितना अच्छा चाल है कि एंटियालकस अपने एक दूत को भेजता है, किसको? जो होता है यहाँ पर, हाँ, सॉरी, हेलियोडोरस नाम है। क्या नाम है इसका? हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस को भेजता है, और हेलियोडोरस क्या करता है? तो जो इसकी शुंग वंश की राजधानी है, विदिशा में जहाँ पर इसकी राजधानी है, वहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ बनवाता है।
किसके द्वारा? हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था, या एक प्रकार से गरुड़ स्तंभ बनवाया गया था। अब सुनो, हेलियोडोरस ने इसको क्या किया? विदिशा में बनवाया, और यहाँ पर जो गरुड़ स्तंभ बनवाया, यह मुख्यतः किससे संबंधित था? भागवत धर्म से। आप सोचो, जो शुंग वंश वाले थे, या शुंग वंश वाले, हाँ, शुंग वंश वाले मुख्यतः किसका सबसे ज्यादा प्रचारक थे, या कौन से धर्म से समर्थक थे? भागवत धर्म। भागवत धर्म, तो भागवत धर्म से अगर जो है समर्थक है, और हेलियोडोरस के द्वारा भागवत धर्म का प्रचार किया जा रहा है, हाँ, वही ब्राह्मण धर्म, तो उसका अगर प्रचार किया जा रहा है, तो वो काफी खुश होंगे ना? खुश होंगे। इसी समय उनके वसुमित्र के मरने के बाद उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होता है, और एक नवे राजा यहाँ पर बैठते हैं, जो कि सबसे अंतिम राजा होते हैं। बस इतना आप समझ जाइएगा, अंतिम हो गया यह, कि शुंग वंश का एक अंतिम राजा बैठता है, और उसका नाम क्या है? कि भागभद्र। क्या नाम होता है? भागभद्र या भागवत। ये सबसे इसका क्या है? अंतिम राजा होता है, जो कि नवे राजा है। दूध के पास पैसे होते थे। अच्छा, एक बात जानिएगा, दूध तो राजा का है ना, राजा का है ना, तो राजा के पास पैसे हैं या नहीं है? राजा के पास तो है, वो तो भेजेगा। और दूसरी बात, राज में आया है, उस राज के लोगों को ही तो खिलाने-पिलाने का पूरा खर्चा लेना है, तो उसका पैसा तो बचा हुआ है ना। वो अतिथि है ना, मेहमान है ना, दूध जो है वो तो मेहमान बन के ला रहा है ना, भले यहाँ की बातों को वहाँ ले जाकर बताएगा, लेकिन है तो उनको ये लगता है कि मेरा नेम फेम ये जो होता है विदेशों में जाके करेगा। और जब आप खुद देखिए यवन के द्वारा भागवत धर्म का प्रचार किया जा रहा है, भागवत धर्म का प्रचार किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ठीक है? चलो, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग की इच्छा हो, जो पेपर में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, तो उसको मैं लिखवा दूँगा। ठीक है? उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। हाँ। कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जहाँ से आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो फैक्चुअल पॉइंट्स में सबसे प्रथम पॉइंट्स अगर मैं आपके सामने रखता हूँ, कि जैसे मनुस्मृति है। कौन-सी? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के बारे में, कि मनुस्मृति का जो वर्तमान में स्वरूप है, वर्तमान वर्तमान स्वरूप की रचना किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में। किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में। तो इसके वर्तमान स्वरूप की रचना किसके काल में हुआ? तो शुंग काल में हुआ। सेकंड पॉइंट आप लोग समझिएगा, कि जो गरुड़ स्तंभ है, अभी जस्ट मेरे द्वारा बताया गया है, लेकिन आप लोग बार-बार जो भूल जाते हैं, इसीलिए मैं ठीक है ना, बता देना चाहता हूँ कि वो गरुड़ स्तंभ है कहाँ पर? तो विदिशा का है। कहाँ का है गरुड़ स्तंभ? तो विदिशा का है। ठीक है? तीसरा पॉइंट आप लोग यह समझिएगा, कि जो अजंता का नौवा गुफा है, अजंता की गुफाओं में अलग-अलग जो होती हैं गुफा है, तो अजंता का नौवा गुफा, तो जो 9वें नंबर का है, जो कि एक प्रकार से चैत्य विहार है। कौन-सा है? चैत्य विहार है। इसका भी निर्माण किसके समय में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। तो अजंता गुफा में नौवां जो है चैत्य विहार, इसका निर्माण किसके समय में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, तो नासिक का कौन-सा? नासिक का कार्ले, कार्ले। तो नासिक के कार्ले का जो चैत्य विहार है, इसका भी निर्माण किसके काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये पीसीएस लेवल में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मेरे द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है? 5वें नंबर में अगर देखें हम लोग, तो मथुरा में अनेक, यानी कि मथुरा में अनेक यक्ष और यक्षिणियों का, जो आप देखोगे मंदिर के दीवारों पर एक खूबसूरत फोटो लगा दिया जाता है, तो वही यक्ष और यक्षिणी होते हैं। तो मथुरा के यक्ष और यक्षिणियों का भी इसी काल में, शुंग काल में सबसे ज्यादा निर्माण किया गया था। यानी कि मथुरा की अनेक यक्ष और यक्षिणियों का, यक्षिणियों की मूर्तियाँ क्या है? इसी के समय में बनी थी। हाँ, साया। क्लियर? 6 नंबर में अगर देखा जाए, तो जो पुष्यमित्र शुंग है, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो पाटलिपुत्रा में एक आपका बिहार है, पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्रा में स्थित, बहुत ही ये क्वेश्चन इंपोर्टेंस है, इसमें भी सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो पाटलिपुत्रा में स्थित कौन-सा? तो कुकुटाराम बिहार। ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कुकुटाराम बिहार। तो इसको 3 बार इसने प्रयास किया था नष्ट करने के लिए। पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार इसको प्रयास किया नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन तीनों के तीनों बार क्या हो गया? असफल हो गया। तो असफल हो जाने के कारण बाद में इसने इसको नष्ट करने का प्रयास ही पूरी तरीके से छोड़ दिया। ठीक है? ये 6 पॉइंट्स आप लोग को याद रहेगा हमेशा। चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। 7th नंबर पॉइंट्स में अगर हम लोग देखें, तो जो भारतीय हैं, तो भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया था, यानी कि सप्ताह के 7 दिन विभिन्न ग्रहों का जो नाम पे है, यह किसके द्वारा सीखा था? यवनों के द्वारा। तो भारत में ज्योतिष का ज्ञान यवनों के द्वारा ही भारत में सीखा था। यानी कि हम यह कह सकते हैं, भारतीयों ने, और आप लोग नोट्स बनाते चलना, ज्योतिष के क्षेत्र में सप्ताह का 7 दिन विभिन्न ग्रहों के नाम पर जो रखा गया है, यह किसके द्वारा सीखे हुए हैं? विभिन्न ग्रहों के नाम से। तो ये किसके द्वारा सीखे हुए हैं? तो यह यवनों के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसके द्वारा सीखे? तो यवन के द्वारा। यवनों ने ही इसको क्या किया था? सिखाया था। तो 7th हो गया। 8 नंबर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, 8वें नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं कि 8वें नंबर पर इसके द्वारा क्या किया गया? तो नक्षत्र, जितने भी आप लोग भविष्य बताया जाता है ना, फ्यूचर जो बताने वाले होते हैं, तो नक्षत्रों को देखकर भविष्य में जो बताया जाता है, यह ज्ञान भी भारतीयों को किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? किसके द्वारा देखा गया था? तो यह ज्ञान भी किसके द्वारा मिला था? यवनों के द्वारा मिला था। ध्यान रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यह सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो जो नक्षत्रों को देखकर फ्यूचर बताया जाता है, भविष्य को लेकर बताया जाता है, तो फ्यूचर जो भविष्य बताया जाता है, यह भी सिखाने वाले भारत को कौन से हैं? तो यमन ही है, यमन ही है। याद रहेगा इतना, डोनाल्ड ट्रम्प जी, ठीक है? क्या हो गया भाई? वहाँ से अमेरिका से यहाँ कैसे आ गए यहाँ पे? चलिए, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो क्लास की शुरुआत में ही मेरे द्वारा आप लोग को बताया गया था गार्गी। हाँ, गार्गिक संहिता के बारे में बताया, है ना?
गार्गी संहिता के बारे में बताया गया है। गार्गी संहिता में एक शब्द लिखा गया है। गार्गी संहिता में एक हाँ, मेरा डाउट्स है, लास्ट में पूछेंगे। हाँ जी, महादेव के द्वारा आप अभी भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। तो गार्गी जो संहिता है ना, इस गार्गी संहिता में यह चर्चा चर्चा किया गया है कि जो ज्योतिष है, फेसबुक, ट्विटर सबने बैन कर दिया, पर अनअकैडमी नहीं किया। फेसबुक भी बैन हो गया क्या? बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा है क्या? फेसबुक नहीं चल रहा है? देखिए, ये यही हमारा लोकतंत्र है, जो पड़ोसी देशों को हँसने का मौका दे देता है। ठीक है ना? आप देखोगे तो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों में अभी चल रहा है कि अभी तक का सबसे गौरवशाली दिन भारत के लिए, जब किसानों ने लाल किले पर भारतीय जो तिरंगा था उसको किसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे वहाँ। जब उपद्रवियों के द्वारा तिरंगे को हटाकर अपने झंडे को वहाँ पर लगाया गया। ये हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है और मैं खुद एक जोता किसान का बेटा हूँ, ठीक है? और दूसरी बात, कोई भी किसान है, वो इस तरीके का कदम सोचे, क्योंकि किसानों के रग में ही सबसे ज़्यादा देश प्रेम होता है, बात जान लो। और किसानों के दम पे ही पूरा देश चलता है, तो कभी भी राष्ट्रीय अपमान वो नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र के तिरंगे को, राष्ट्र के झंडे को अपमान नहीं कर सकते हैं, जो कि कल हुआ। हाँ, किसानों के आड़ में, जो आप लोग को मैं इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाया था ना, कि कुछ बाहर से मीडिया और ये सब सपोर्ट करके आ जाते हैं उपद्रवी, उनके द्वारा ये किया गया। ये सभी जो आप बता रहे हैं, ये तो ऋण में इसके नहीं, ऋण वेद में नहीं है। ऋण वेद में तो फ्यूचर के बारे में नहीं बताया गया, ज्योतिष के बारे में भी नहीं है, और बाकी बाकी सबकी चीज़ में है। फिर से बताइए सर, अभी क्या बोले? अच्छा, चलिए। हाँ, तो गार्गी जो संहिता है, गार्गी संहिता में आपके अकॉर्डिंग किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अर्चना, देखो, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ और किसान को बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए और किसान को का साथ हम लोगों को भी देना चाहिए। जहाँ पे उनके साथ अन्याय है, वहाँ पे हम लोग को साथ देना चाहिए। लेकिन हिंसक प्रवृत्तियों का साथ कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है? किसानों के साथ हमारा सहानुभूति है और आप सबका भी सहानुभूति बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक बार किसानों ने अगर अपना हाथ रोक लिया, तो कोई भी देश बर्बाद हो सकता है। तो किसानों को जो बर्बाद करने वाला बिल है, इसको लेकर सरकार को माफ़ी भी माँगनी चाहिए और उसमें जो बदलाव के बिंदु है, जहाँ तक बदलाव कर पाना सक्षम है, वहाँ तक करना चाहिए। ठीक है? लेकिन हाँ, उसका आड़ लेकर अगर कोई उपद्रवी जो होता है, कुछ भारत में कुछ करने के फिराक में है, तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जैसे कल हुआ। तो कल वाले मुद्दे पे मैं किसानों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। उससे पहले मैं हमेशा हूँ। हाँ, हाँ, एमएसपी को जैसे हमें पता है कि प्राइवेटाइज़ेशन करने के बाद चीज़ें बहुत बढ़ जाता है, जो कि हर एक वर्ग के लिए उचित नहीं होगा और हमारे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है, तो खासकर हमारे देश के लिए तो ये सही है नहीं, प्राइवेटाइज़ेशन। आप खुद देख लो, जैसे आपका जियो का सिम है, एयरटेल का है, अगर ये ₹500 का रिचार्ज कर दे, तो आपको तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रेलवे का अगर प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं आम जनता के लिए नुकसानदेह है। ठीक है? तो वैसे ही अगर एमएसपी का प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा है, तो उसपे अंकुश लगाने वाला कोई कानून तो होना चाहिए ना, या एक लिमिट तो होना चाहिए ना कि इस रेट से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर मैं किसानों के साथ हूँ। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया और सरकार जब बातचीत के लिए आ रही है, तो वहाँ बातचीत करने का ऑप्शन छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इनके द्वारा कोई भी मौका, कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़ा जा रहा है, वही कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए खतरा साबित हो रहा है। ठीक है, मैं डाउनलोड करके दे दूँगा। हाँ, कुछ हद तक ज़रूरी है, पूरी तरीके से नहीं। लेकिन उसपे रूल रेगुलेशन लागू होना चाहिए। उसमें किसान नेता भाग गए बिल्कुल, जो कि गलत है। आप लोग भी लगे होंगे, मैं भी क्लास लेने से पहले उसको मैं देख रहा था बार-बार और इस पे जो पाकिस्तान है, जो चाइना है, जो खासकर बीबीसी हिंदी है, उसको मौका मिल गया भारत के खिलाफ बोलने का। चलो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हाँ, ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का क्या है? भारत यूनान का ऋणी है। उसमें लिखा है, ये पॉइंट्स आप लोग साथ में लिख लीजिएगा। उसमें लिखा है कि यद्यपि यमन बर्बर है, मतलब है कि सभ्यता नहीं है उनमें और मारपीट ज़्यादा करते हैं, बर्बर हैं। किंतु किंतु ज्योतिष के मूल्य निर्माता होने के कारण वह क्या है? वंदनीय है। ठीक है? यह किसमें लिखा गया है? यह कभी-कभी लाइन ही पॉइंट्स ही आप लोग को पूरा लिख कर दे देता है और पूछता है कि ये किसमें लिखा गया है? तो ये किसमें लिखा गया है? गार्गी संहिता में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? गार्गी संहिता में लिखा गया है। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं ब्राह्महीर, तो जो ब्राह्महीर हैं, इसमें क्या इन्होंने क्या बोला है? इनके द्वारा ये कहा गया है कि यद्यपि यूनानी मल्लेच्छ हैं। यूनानी क्या हैं? तो मल्लेच्छ हैं। किंतु वे किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं और इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति यह क्या है? पूज्य हैं, पूजा करने योग्य हैं। तो ये लिखा गया है किसमें? ब्राह्मण में। ठीक है? हम लोग ये भी पाते हैं कि जो कंधार शैली है, यह कंधार शैली किसमें? तो यूनानी और प्लस मथुरा। इन दोनों प्रकार की शैलियों का क्या है? मिक्सअप है। याद रखिएगा कि जो भारत की कंधार शैली है, यह कंधार शैली किसका? तो यूनानी शैली और मथुरा की शैली। इन दोनों प्रकार की शैलियों को मिलाकर कंधार शैली का क्या है? निर्माण है। ठीक है? इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि सिक्के बनाने की कला।
ठीक है ना? सिक्के बनाने की कला भी किसके द्वारा सीखा गया? तो वो आपके यवन ही हैं, उनके द्वारा सीखा गया और पहली बार सोने की लिखित सिक्के यानी कि सोने के सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ हमें यहाँ से क्या है प्राप्त हो रहा है। पहली बार सोने के लिखित सिक्के हमें यहाँ से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें क्या हैं? महत्वपूर्ण था यवनों को लेकर और शुंग को लेकर। आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों ने शुंग वंश को अच्छे तरीके से समझ लिया। क्या किसी भी बच्चे के मन में शुंग वंश को लेकर अब कोई डाउट्स है? और जितना ये फैक्ट्स हो सकता था, उन सभी फैक्ट्स को मेरे द्वारा बताया गया ताकि अगर प्रीलिम्स में कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ जाए, तो आप लोग इसको बता सको। ठीक है? तो ये टोटल पॉइंट्स किसके बारे में था? तो आपके यवन का हो गया या शुंग वंश का हो गया। अब हम लोग को इसके बाद देखा जाए, यानी कि शुंग वंश के बाद अगर हम लोग देखते हैं, तो शुंग वंश के बाद कौन से वंश का भारत पर शासन हुआ था? कौन से वंश का शासन हुआ था? तो शुंग वंश के बाद जो जिस वंश का शासन हुआ था, वह है कर्ण वंश। कौन सा है? कर्ण वंश। आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, भागिए मत यहाँ से।